सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर का हमारे पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वॉइसेस को। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे वॉइसेस। अब ध्यान देना है, पहले हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कुछ सेंटेंसेस हैं। पहले हम इन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वॉइसेस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते हों कि वॉइसेस क्या हैं, पर आज हो सकता है कुछ नया हमें सीखने के लिए मिले। हो सकता है कुछ ऐसा आज हम सीखें जो हमने आज तक सोचा भी ना हो और ना हमें मालूम हो। ओके, सो पहले सेंटेंस से डिस्कस करते हैं। आई ओन अ कार। मेरे पास एक कार है या मैं एक कार का मालिक हूँ। माई फ्रेंड गेव मी सम बुक्स। मेरे दोस्त ने मुझे कुछ किताबें दी। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। वह अपना होमवर्क कर रहा है। और लास्ट सेंटेंस है दिस ब्लाइंड मैन नीड्स अ वाइड स्टिक। कि यह अंधा आदमी या इस अंधे आदमी को एक सफ़ेद छड़ी चाहिए, या इस अंधे आदमी को एक सफ़ेद छड़ी की ज़रूरत है। अब ज़रा कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किसी सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसका सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट या उसकी वर्ब, तो हो सकता है हम में से बहुत से लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम हो कि सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, उसकी वर्ब होती है। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया के बिना सेंटेंस का बनना इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस हमें दिया है जिसमें वर्ब ही नहीं है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और दो चीज़ें होती हैं, और वो होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंसेस के थ्रू हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। जब हम बात करेंगे वॉइसेस में, तो सिर्फ हमें सब्जेक्ट का एक ही एस्पेक्ट देखना है, दैट अ सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन। क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है। डूअर कह लो या परफॉर्मर कह लो, यानी जो एक्शन को परफॉर्म करता है। पहले सेंटेंस में आई ओन अ कार, तो ये ओन करने का काम कौन कर रहा है? आई। माई फ्रेंड गेव मी सम बुक्स, तो यहाँ देने का काम कौन कर रहा है? माई फ्रेंड। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, तो होमवर्क करने का काम कौन कर रहा है? ही। दिस ब्लाइंड मैन नीड्स अ वाइट मैन, और यहाँ पर यह ज़रूरत होने का काम किसने किया? दिस ब्लाइंड मैन। अब यहाँ पर हम दो बातें देखेंगे। पहली, हम देख पा रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में सब में सब्जेक्ट शुरुआत में आया है, सब्जेक्ट सबसे पहले आया है। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक ही वर्ड से हो। यहाँ पर हमें पहले और तीसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमें सब्जेक्ट में एक ही वर्ड दिया है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट दो शब्दों का है, जबकि चौथे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट में 3 शब्द हैं। और ज़रूरी नहीं कि 3 शब्द, एक लिमिट है, 4, 5, 6, 7 शब्दों का भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। यानी इसमें मोर देन 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस टू सेंटेंस। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है, वो अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमें ज़रूरत यह है कि हम सब्जेक्ट को पहले पहचानें, कौन एक्शन को कर रहा है, कौन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, किसके द्वारा काम किया गया है, ये पहचानना हमें आना चाहिए। क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सारा का सारा खेल है। अगर हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स पहचानने आ गए तो समझो 50% काम तो हमने ऐसे ही ख़त्म कर लिया, क्योंकि मेन काम तो इन्हीं का है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है। अच्छा, सब्जेक्ट भी क्या होता है? ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन, ज़रा देखो, पहले एग्जाम्पल में हमें जो आई दिया है वो क्या है? एक प्रोनाउन है, और ही भी एक प्रोनाउन है। बल्कि दूसरे और चौथे एग्जाम्पल में हमें ब्लाइंड मैन
और माई फ्रेंड जो है, फ्रेंड यानी कि ये नाउन है, उससे पहले कुछ भी आया हो, डिटरमिनर आया हो या आर्टिकल आया हो, आर्टिकल तो खैर नहीं आया इनमें, पर ये सब नाउन और प्रोनाउन से मिलकर ही हम बने हुए हैं। सब्जेक्ट्स में नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, हमने ये देखा। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन, ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। वो एक्शन का डूअर नहीं होगा, लेकिन एक्शन उस पर किया जाएगा या उसके लिए किया जाएगा। जैसे आई ओन अ कार, ठीक है, मेरे पास एक कार है, और ये मेरे पास होने का काम, ये होने का काम या रखने का काम कौन कर रहा हूँ? मैं। लेकिन रखा क्या जा रहा है? रखी जा रही है कार। उसने मुझे कुछ किताबें दी, तो देने का काम कौन कर रहा है? माई फ्रेंड। लेकिन दिया क्या जा रहा है? कुछ किताबें। तो देने का काम किस पर परफॉर्म किया गया? एक तो कुछ किताबों पर, और ये मुझ पर भी परफॉर्म किया गया क्योंकि किताबें मुझे दी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट दो हैं, एक ये है और एक ये है। आगे हम डिस्कस करेंगे इन दोनों को, पहले फिलहाल हम ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं हर एक सेंटेंस में। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, तो वह कर रहा है क्या? अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क कर रहा है। तो किए जाने का, काम करने का, मतलब करने का ये एक्शन किस पे परफॉर्म किया जा रहा है? उसके होमवर्क पर। दिस ब्लाइंड मैन नीड्स अ वाइट स्टिक, इस अंधे आदमी को एक सफ़ेद छड़ी चाहिए। तो ये चाहने की या ज़रूरत होने का एक्शन किस पे परफॉर्म किया जा रहा है? अ वाइट स्टिक पर, एक सफ़ेद छड़ी पर, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं। और वो दोनों कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम डायरेक्टली परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे कि ये रखने का काम सीधा सीधा कार पे परफॉर्म किया जा रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देने का काम सीधा सीधा बुक्स पे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सीधा सीधा होमवर्क किया जा रहा है, करने का काम होमवर्क पर है, तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ही वाइट स्टिक भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन मी, जो दिया गया है वो मैं नहीं हूं, मुझे नहीं दिया गया। दी गई थी किताबें, बस ये किताबों को देने का काम मेरे लिए किया गया, तो ये इनडायरेक्टली मेरे लिए किया गया। लेकिन मैं, देने का काम जिस पर परफॉर्म किया गया वो मैं नहीं हूँ, वो है सम बुक्स, कुछ किताबें। तो इनडायरेक्टली देने का काम मेरे लिए किया गया, पर डायरेक्टली दिया क्या गया? सम बुक्स, है ना। जब देने की बात करेंगे तो क्या दिया जाएगा? बुक्स दी जाएंगे ना, मुझे थोड़ी दिया जाएगा। तो इसकी एक पहचान भी है। देखो, क्या दिया गया? एक कार। क्या दिया गया? सम बुक्स। क्या किया जा रहा है? हिज होमवर्क। किस चीज़ की ज़रूरत है? मतलब क्या ज़रूरत है? अ वाइट स्टिक। तो क्या यानी व्हाट के आंसर में हम देख रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्या के आंसर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, किसे दी गई सम बुक्स? मुझे। तो हुम या किसे के आंसर में क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना है, पहचान करने के लिए ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या के आंसर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसे के आंसर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट के आंसर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम के आंसर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगली बात समझ लेते हैं। केसेस वैसे तो हम इंग्लिश में और भी पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल वॉइसेस के लिए हमारे दो ही केसेस ज़रूरी हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक नॉमिनेटिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है ना, तो वो नॉमिनेटिव केस में कहलाता है। तब हम कहते हैं कि भाई कि दिस पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इज इन नॉमिनेटिव केस। जैसे आई, माई फ्रेंड, ही, दिस ब्लाइंड मैन, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये नॉमिनेटिव केस में है। और जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया वो ऑब्जेक्टिव केस में है।
अ कार, मी, सम बुक्स, हिज होमवर्क, अ वाइट स्टिक, ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कह देते हैं, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं, तो सब्जेक्टिव केस भी इसे कह देते हैं। तो अगर कहीं सब्जेक्टिव केस लिखा दिखे तो इसका मतलब क्या है, नॉमिनेटिव केस ही है। तो पर्सनल प्रोनाउंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नाउन तो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में आए या नॉमिनेटिव केस में आए कोई चेंज नहीं होता, लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस की खासियत यह है कि उनका नॉमिनेटिव केस अलग रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस अलग रहेगा। रहता तो पॉसेसिव केस भी अलग ही है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पॉसेसिव केस से इतना मतलब नहीं है, टेबल तो मैंने पूरी दे दी है, लेकिन ये पॉसेसिव केस को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें भी ये 3 तरह के होते हैं, उससे भी कोई ख़ास हमें लेना देना नहीं है, पर फिर मैं बता देता हूँ कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें पहले दोनों तो फर्स्ट पर्सन है, यू होता है सेकंड पर्सन, और बाकी के ये चारों ही, शी, इट और दे ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कहने वाला होता है, तो जब सब्जेक्ट अपने आप को संबोधित करेगा तो वो अपने लिए क्या यूज़ करेगा, अगर अकेला होगा तो वो कहेगा आई, अगर अकेला होगा तो वो कहेगा आई, मी और माई। अगर वो एक से ज़्यादा हो तो वो कहेगा वी, अस, अवर। ठीक, सुनने वाले के लिए अगर वो कहेगा तो वो क्या कहेगा, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो कहेगा यू, योर, योर्स। अच्छा, थर्ड पर्सन, अच्छा यू फर्स्ट पर्सन जो था कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन नहीं कहने वाला होता ना सुनने वाला, बस ये बातचीत में कहीं से आ जाता। जैसे कि राम और श्याम बात कर रहे हैं और फिर मोहन के बारे में बोलने लगते हैं कि यार मोहन ने मुझसे ऐसा कहा, या मोहन ने उसके बारे में ऐसा कहा, मोहन मुझे ये बता रहा था। तो मोहन जो है थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो बातचीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन बातचीत करते करते 2 आदमी किसी तीसरे के बारे में बात करने लगते हैं, तो वो जो तीसरा है वही थर्ड पर्सन होता है। अगर वो लड़का है तो उसके लिए हम कहते हैं ही, अगर वो लड़की है तो हम कहते हैं शी, अगर वो निर्जीव है तो हम कहते हैं इट, और अगर वो बहुत सारे हैं तो हम कहते हैं दे, फिर भले ही वो सजीव निर्जीव कैसी क्यों ना हो। ठीक है, तो अब समझने की बात क्या है, ये तो हमने सिर्फ ये देखा कि भाई नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, लेकिन जब हम सब्जेक्ट रखेंगे किसी प्रोनाउन को तो वो ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव केस में रहेगा। किस केस में, नॉमिनेटिव में, और ऑब्जेक्टिव केस में वो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब जरा समझते हैं कि वॉइसेस होते क्या हैं। ठीक है, जरा वॉइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये जो पहले सेंटेंसेस हमने 4 पढ़े थे ये सभी एक्टिव वॉइस में। इन सब में हमने क्या देखा था, हमने 2 बातें डिस्कस की थी। एक तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है, दूसरी बात हमने ये डिस्कस की थी कि एक से ज़्यादा शब्द का भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल हम सिर्फ इस बात को देखेंगे कि सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है। अब सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखने की वजह क्या है, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखने की वजह यह है कि हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस। अब किसी को जब इम्पोर्टेंस देनी होती है तो उसको सबसे आगे रखते हैं, है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सबको क्यों याद है, क्योंकि उसने सबसे पहला कदम रखा। किसी को भी बज एल्ड्रिन का नाम जल्दी से याद नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा आदमी था चांद पर उतरने वाला। पहले आदमी का नाम सबको याद रहता है। एडमंड हिलेरी का नाम सबको याद रहेगा, सबसे पहले एवरेस्ट पर कदम रखा एडमंड हिलेरी, शेरपा तेनजिंग। उसके बाद दुनिया भर के लोगों ने एवरेस्ट फतेह किया, उनका नाम ना तो याद किया जाता और ना ही कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता होगा। तो सबसे पहले आने वाले का, सबसे पहले जो काम करता है, जो सबसे पहले आ जाता है, तो उस पर ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है ना, बाकी लोगों पे ध्यान नहीं जाता। तो जैसे आई सबसे पहले लिख दिया मैंने, माई फ्रेंड पहले लिख दिया, ही पहले लिख दिया, दिस ब्लाइंड मैन मैंने पहले लिख दिया। तो पहले लिखने का मतलब यह है कि मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ लिसनर को, स्पीकर ये बताना चाहता है कि वो काम किया किसने है,
यानी जो एक्शन का परफॉर्मर है, डूअर ऑफ द एक्शन है, उस पर अगर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि काम क्या किया गया, जैसे कि उसके पास एक कार है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक कार पर ध्यान जाए कुछ किताबों पर या मुझ पर, उसके होमवर्क पर ध्यान जाए, अ वाइट स्टिक पर ध्यान जाए, तो फिर सबसे पहले हमें इन्हें रखना होगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को रखना होगा। तो उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होंगे, उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे। तो अब ज़रा ध्यान देना है, जब इंपॉर्टेंस, एक तरफ लिखता हूं मैं इंपॉर्टेंस, एक तरफ लिखता हूं मैं वॉइस, जब इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को दी जाती है, यानी हम ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट पर ध्यान जाए सुनने वाले का, तो वो एक्टिव वॉइस होती है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट एक्टिवली काम कर रहा होता, दिखाई दे रहा होता, सब्जेक्ट एक्टिव है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, जब हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दें, तो जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है ना, बैकग्राउंड में चला गया, उस पर ध्यान ही नहीं दिलाया जा रहा, वो पैसिव हो गया, एक्टिव नहीं रह गया। तो फिर वॉइस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी तो वॉइस एक्टिव, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी तो वॉइस पैसिव। इंपॉर्टेंस देने का मतलब यह है कि पहले यूज किया जाएगा सेंटेंस में, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट आया देन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, और अगर ऑब्जेक्ट पहले आया तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है, क्लियर। अब जरा इस टेबल को डिस्कस करते हैं। अब मान लो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया, इसका मतलब क्या है, देखो सब्जेक्ट पहले था, अगर मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता तो इसको यहां रखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना पड़ेगा। अब भले ही आई ओन अ कार को मैं कर रहा हूं, ओन करने का काम मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट मैं हूं, डूअर मैं हूं, वो बाद में चला जाएगा, कार तो फिर काम नहीं करेगी ना, कार मुझे ओन नहीं करेगी, ओन तो तब भी मैं ही कार को करूंगा। तो सब्जेक्ट तो मैं ही रहूंगा, सब्जेक्ट तो आई ही रहेगा, बस उसकी जगह ले लेगा कौन, ऑब्जेक्ट, कार उसकी जगह ले लेगी, और मैं ऑब्जेक्ट के जगह चला जाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ओन कर रही है कार, बस जगह बदल गई है सिर्फ इंपॉर्टेंस देने के लिए, अदरवाइज सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। और कुछ लोग जो ये कहते थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कार सब्जेक्ट बन गई तो इसका मतलब वो मुझे ओन कर रही है, जबकि ओन तो मैं सब कार को कर रहा हूँ, हर कंडीशन में कार तो मेरी रहेगी ना, मैं थोड़ी कार का हो जाऊंगा। या मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ किताबें दी तो किताबें मुझे थोड़ी, मेरे दोस्त को थोड़ी मुझे देंगी, है ना, किताबें काम परफॉर्म थोड़ी करेंगी। इसका मतलब तो ये हो गया भी किताबें अब दे रही हैं, दिया किसे जा रहा है, दोस्त को। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है, लेकिन उनकी जगह बदल जाती है। जगह बदलने की वजह से हमें केस बदलना पड़ता है, ध्यान ये देना है। जब आई ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और अगर मी ऑब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तो फिर वो आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मी एज अ ऑब्जेक्ट आया है, एज एन ऑब्जेक्ट आया है, और उसे सब्जेक्ट की जगह देनी है, उसे इंपॉर्टेंस देनी है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो उसे आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने जगह वो ले ली है जो नॉमिनेटिव केस की होती है। वो सब्जेक्ट बना नहीं है, सिर्फ उसने सब्जेक्ट की पोजीशन ले ली है। ऐसे ही आई जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव बनना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट की जगह लेनी पड़ेगी। अब वो ऑब्जेक्ट बना नहीं है, उसने सिर्फ पोजीशन उसकी ले ली है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो आई बन जाएगा मी, ठीक है, ध्यान रखना है। अब एक सेंटेंस से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमें एक सेंटेंस दिया है, माई फ्रेंड, एक सेंटेंस है ना, माई फ्रेंड गेव मी अ बुक, लिख लेते हैं, सम बुक्स नहीं लिख रहा मैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है, तो ये अब सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। ध्यान रखना ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं, ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। ए बुक इज, सॉरी इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। ए बुक वॉज
गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड। ठीक है, अब ये टू वाला हिसाब किताब है, ये टू कैसे आ गया, यहाँ पे तो नहीं था, ये मैं कल बताऊँगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा सा हम मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा था, मतलब ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह ले ली। माय फ्रेंड सब्जेक्ट था, उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट की जगह ले ली। ठीक है, सिर्फ जगह चेंज हुई, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज हुआ और थोड़े चेंजेस हुए। तो चेंजेस कैसे होंगे वो हम ज़रा देखेंगे। तो जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस दो तरह से बनाए जा सकते हैं, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। एक्टिव वॉइस का मतलब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस, पैसिव वॉइस का मतलब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। तो जो 12 टेंसेस हम पढ़ते हैं ना, उनमें उन्हें हम एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि सारे एक साथ दिख जाए। तो हमने पढ़ा होगा अब तक कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में होती है हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होती है हैज़ हैव के साथ बीन, यानी कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट में होती है डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होती है वॉज वर, पास्ट परफेक्ट में होती है हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होती है ये हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है विल और शैल, या विल या शैल, या तो विल आएगा या शैल आएगा, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में या तो विल बी या फिर शैल बी, यानी विल और शैल में से कोई एक और बी। फ्यूचर परफेक्ट में या तो विल हैव या फिर शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। अच्छा, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म्स आती हैं? डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में फॉर्म्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस मेन क्या है कि हेल्पिंग वर्ब याद हो। तो हेल्पिंग वर्ब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर के साथ बीइंग, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कोई पैसिव वॉइस नहीं होती, ऐसी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कोई पैसिव वॉइस नहीं होती, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की कोई पैसिव वॉइस नहीं होती, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कोई पैसिव वॉइस नहीं होती। तो मैंने लाल कलर से मार्क कर देता हूँ जिनकी पैसिव वॉइस है ही नहीं। ठीक है, तो केवल इन 12 में से 8 ही टेंसेस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस होगी। तो उनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें याद कर लेनी है। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, पर एक बात ध्यान रखनी है कि मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक, सो यहाँ तक हमें याद कर लेना है। बाकी फिर कैसे हमें इन्हें यूज़ करना है इन रूल्स को, एक तो ये टेबल बनाओ, जिस तरह से मैंने लिखी उसी तरह से लिखो, इसे याद करो, और एक ये पर्सनल प्रोनाउंस के टेबल को भी लिखो और याद करो। तो इनके नोट्स बना लो, अलग अलग कॉपी बना लो, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, और इन नोट्स से फिर तैयारी करो। आज इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और बाकी फिर कल की क्लास में मैं बताऊंगा कि इन रूल्स को हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।